हेलो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं क्लास 10th बायोलॉजी की फर्स्ट यूनिट का पहला चैप्टर न्यूट्रिशन। सबसे पहले समझते हैं लाइफ प्रोसेस क्या होती है। सभी ऑर्गेनिज्म अलाइव या जिंदा रहने के लिए कुछ बेसिक फंक्शन करती हैं, जैसे कि न्यूट्रिशन, रिस्पायरेशन। तो ये सभी फंक्शन लिविंग ऑर्गेनिज्म की लाइफ प्रोसेस कहलाती है। Living organisms perform some functions to maintain their life और being alive are called life process। लाइफ प्रोसेस का पहला पार्ट न्यूट्रिशन आज हम डिटेल में कवर करेंगे। अब समझते हैं न्यूट्रिशन क्या होता है। द प्रोसेस फ्रॉम इनटेक ऑफ न्यूट्रिएंट्स टू द यूटिलाइजेशन ऑफ दोज न्यूट्रिएंट्स बाय द ऑर्गेनिज्म इज कॉल्ड न्यूट्रिशन। मीन्स कोई भी ऑर्गेनिज्म अपने मूवमेंट के लिए या अलाइव रहने के लिए एनर्जी को गेन करता है, जिसके लिए उसे कुछ न्यूट्रिएंट्स या फिर फूड इनटेक करना पड़ता है। तो फूड को इनटेक करने से लेके उसे यूटिलाइज करने तक की जो होल प्रोसेस है उसे न्यूट्रिशन कहा जाता है। न्यूट्रिशन का यूज एनर्जी के लिए, बॉडी के ग्रोथ के लिए और बॉडी के रिपेयरिंग के लिए की जाती है। अब जो सब्सटेंस ऑर्गेनिज्म को सोर्स ऑफ एनर्जी का काम करे उसे हम न्यूट्रिएंट्स कहते हैं, या सिंपल लैंग्वेज में जो सब्सटेंस ऑर्गेनिज्म को एनर्जी दे उसे न्यूट्रिएंट्स कहा जाता है। न्यूट्रिएंट्स के टाइप होते हैं, जैसे कि कार्बोहाइड्रेट हो गए, प्रोटीन हो गए, विटामिन, वाटर और फैट। तो जो न्यूट्रिएंट केवल बॉडी को एनर्जी दे उसकी क्लास अलग है, जिसमें कि कार्बोहाइड्रेट, विटामिन और वाटर तथा फैट आते हैं। लेकिन कुछ ऐसे भी न्यूट्रिएंट्स हैं जो बॉडी की कंस्टिट्यूएंट्स मतलब ऑर्गन या फिर टिश्यू को बनाने में हेल्प करते हैं, जैसे कि प्रोटीन और मिनरल। अब हम बात करते हैं मोड ऑफ न्यूट्रिशन के बारे में। जितने भी ऑर्गेनिज्म होते हैं सभी के पास फूड को इनटेक करने की जो प्रोसेस होती है या मेथड होती है वो वैरी करते रहती है। हालांकि सभी ऑर्गेनिज्म फूड को ऑप्टेन करेंगी, लेकिन उनकी जो मोड होती है वो अलग अलग होती है। तो इस तरह से न्यूट्रिशन को हम दो तरह से डिवाइड करते हैं, पहला ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन, दूसरा हेटेरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। तो अब समझते हैं कि ऑटोट्रॉफ और हेटेरोट्रॉफिक में क्या डिफरेंस है। तो ऑटो का मीन्स होता है सेल्फ और ट्रॉफिक का मतलब होता है न्यूट्रिशन। तो जो ऑर्गेनिज्म सेल्फ न्यूट्रिशन करते हो उन्हें हम कहते हैं ऑटोट्रॉफ, और जो ऑर्गेनिज्म खुद अपना फूड ऑब्टेन नहीं कर सकते हैं उसे कहते हैं हेटेरोट्रॉफ। अब हम बात करें ऑटोट्रॉफ की। तो ऑटोट्रॉफ में जो भी ऑर्गेनिज्म होती हैं वो सभी इनऑर्गेनिक सब्सटेंस जैसे कि कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर, इन सब को यूज़ करके अपना फूड खुद बना लेते हैं। एग्जाम्पल में सभी ग्रीन प्लांट्स। अब हम बात करें हेटेरोट्रॉफ की। तो हेटेरोट्रॉफ के पास कोई ऐसा टेक्निक नहीं है कि वो अपना फूड खुद सिंथेसाइज कर सके। जितने में भी एनिमल्स हैं वो सभी क्या होते हैं, हेटेरोट्रॉफ्स हो जाते हैं। ऑटोट्रॉफ के पास क्या होती है, क्लोरोफिल, जिसकी वजह से वो अपने फूड को बना सकती है। लेकिन हेटेरोट्रॉफ के पास ऐसा कोई पिगमेंट नहीं होता है। एग्जाम्पल में हम और ले लेते हैं ईस्ट को। ऑटोट्रॉफ जो होती हैं वो फूड की प्रोड्यूसर होती हैं, जबकि हेटेरोट्रॉफ्स फूड की कंज्यूमर होते हैं। अब हम आगे बात करते हैं हेटेरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन का। तीन टाइप होता है। पहला टाइप है सेप्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन, जिसे हम सेप्रोफाइटिक न्यूट्रिशन भी कहते हैं। सेकेंड है पैरासिटिक न्यूट्रिशन और थर्ड है होलोजोइक न्यूट्रिशन। सबसे पहले समझते हैं हम सेप्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन क्या होता है। तो इस न्यूट्रिशन में जो ऑर्गेनिज्म होती हैं वो अपना फूड डेड और डीके प्लांट्स, एनिमल और ब्रेड से गेन करती हैं। एग्जाम्पल में हो गया फंजाई, मशरूम, ईस्ट, बैक्टीरिया। सेकेंड है पैरासिटिक न्यूट्रिशन। इसे समझते हैं। इसके अंदर जो फूड ड्राइव होती हैं वो एक ऑर्गेनिज्म दूसरे ऑर्गेनिज्म के ऊपर डिपेंड रहकर फूड गेन करता है। तो इसको समझते हैं अच्छे से। जैसे मान लीजिए कोई एक ऑर्गेनिज्म ए है और दूसरा बी है। तो अगर ए बी से अपना फूड को गेन करता हो तो बी ए के लिए होस्ट कहलाता है और ए क्या कहलाता है, पैरासाइट। तो इसका एग्जाम्पल हो गया फंजाई, बैक्टीरिया, प्लांट्स, कशकुटा और अमरबेल। कुछ एनिमल भी होते हैं जैसे कि राउंड वर्म और प्लाज्मोडियम भी इसके एग्जाम्पल होते हैं। अब थर्ड है होलोजोइक न्यूट्रिशन। इसका सिंपल एग्जाम्पल हम लोग आते हैं ह्यूमन और अमीबा। तो इसमें बेसिक होता क्या है कि जितने भी फीडिंग का मटेरियल है वो सभी क्या होते हैं, सॉलिड सब्सटेंस। हम लोग क्या खाते हैं, सॉलिड मटेरियल खाते हैं। तो जो भी ऑर्गेनिज्म सॉलिड मटेरियल को या सॉलिड फूड को गेन करता हो उसे हम होलोजोइक न्यूट्रिशन कहते हैं।
हम आगे के पार्ट में ह्यूमन और अमीबा को डिटेल में पढ़ेंगे, उनके अंदर कैसे न्यूट्रिशन होती है वो देखेंगे। तो अब हम आगे मूव करते हैं और पढ़ते हैं अपना अगला टॉपिक। तो चलिए अब हम पढ़ते हैं न्यूट्रिशन इन प्लांट्स। ग्रीन प्लांट्स मेक देयर ओन फूड फ्रॉम कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर बाय यूजिंग सनलाइट इन द प्रेजेंस ऑफ क्लोरोफिल इज कॉल्ड फोटोसिंथेसिस। फोटो मीन्स लाइट, सेकेंड टर्म सिंथेसिस मीन्स बिल्डिंग अप या टू बिल्ड। इट मीन्स ग्रीन प्लांट्स अपना फूड खुद ही बना लेते हैं कार्बन डाइऑक्साइड वाटर को यूज करके, सनलाइट को यूज करके, इन द प्रेजेंस ऑफ क्लोरोफिल। क्लोरोफिल कहाँ होता है प्रेजेंट वो हम डिटेल में पढ़ेंगे, बस यहाँ देख लेते हैं। क्लोरोफिल क्लोरोप्लास्ट में प्रेजेंट होता है जो कि ग्रीन कलर का एक ऑर्गेनेल होता है। हम बात कर लेते हैं कि कार्बन डाइऑक्साइड वाटर कहाँ से आता है प्लांट में, जिसके बाद प्लांट अपना फूड बनाती है। तो प्लांट के लिए कार्बन डाइऑक्साइड का मेन सोर्स है एयर, लेकिन एयर से भी प्लांट में कैसे आता है CO2 वो देखते हैं। तो प्लांट के लीफ में छोटे छोटे से टाइनी पोर होते हैं जिसे हम स्टोमाटा कहते हैं। इस स्टोमाटा की हेल्प से CO2 लीफ के अंदर इंटर करता है। अगला है वाटर। तो वाटर रूट की हेल्प से और स्टेम से होते हुए लीफ तक पहुंचता है। अगला सनलाइट जो कि एनर्जी प्रोवाइड करता है। तो सनलाइट को ट्रैप करने के लिए लीफ के पास है क्लोरोफिल, जिससे वो लाइट को ट्रैप कर लेता है और वो लाइट एनर्जी को कन्वर्ट करता है केमिकल एनर्जी के फॉर्म में। अब इनके रिएक्शन को देखते हैं। तो CO2 प्लस H2O सनलाइट और क्लोरोफिल के प्रेजेंस में क्या बनाते हैं, ग्लूकोज और ऑक्सीजन। कैसे बनता है देखते हैं। तो H2 टूटता है पहले हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के फॉर्म में। अब ये हाइड्रोजन जाके CO2 को क्या करता है, रिड्यूस, और तब जाके बनता है ग्लूकोज। तो इस तरह से ग्लूकोज क्या बन जाता है, प्रोडक्ट के रूप में, और ऑक्सीजन निकल जाता है बाई प्रोडक्ट के रूप में। तो अगर हम बात करें तो ग्लूकोज जितने भी बनते हैं सभी ग्लूकोज प्लांट के द्वारा यूज नहीं किए जाते हैं। जो ग्लूकोज बच जाते हैं वो स्टोर हो जाते हैं स्टार्च के फॉर्म में लीफ के अंदर। तो स्टार्च इज द एक्स्ट्रा ग्लूकोज दैट इज स्टोर्ड इन द लीफ। इस तरह हमने देखा कि प्लांट के अंदर फूड बनाने के लिए 4 स्टेप मेनली होते हैं। पहला एब्जॉर्प्शन ऑफ सनलाइट एनर्जी बाय द लीफ। दूसरा, लीफ क्या करता है, कन्वर्ट करता है केमिकल एनर्जी में लाइट एनर्जी को। तीसरा है वाटर स्प्लिट होता है हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के रूप में। और चौथा और लास्ट है जिसमें CO2 रिड्यूस हो जाता है कार्बोहाइड्रेट यानी कि ग्लूकोज के फॉर्म में बाय द हाइड्रोजन। अब कुछ नाइट्रोजन है, ऑक्सीजन, फास्फोरस और आयरन भी सॉइल से रूट के थ्रू प्लांट में जाते हैं जो कि यूजफुल होते हैं प्लांट के लिए। नाइट्रोजन कैसे आता है, नाइट्रोजन का एक फॉर्म है नाइट्रेट, जिसके रूप में सॉइल से प्लांट नाइट्रोजन को गेन करता है। अब हम बात कर लेते हैं कि जो रॉ मटेरियल था वो क्या क्या था। तो CO2 था और वाटर था जो कि लीफ के स्टोमाटा से इंटर करता था और वाटर रूट और स्टेम से इंटर करता था। एक्वेटिक प्लांट में CO2 डिजॉल्व फॉर्म में यूज किए जाते हैं। वाटर का ट्रांसपोर्ट कौन करता था, उसके लिए था जाइलम। अब हम बात करते हैं स्टोमाटा के बारे में। तो स्टोमाटा का सिमिलर फॉर्म होता है एस्टोमा। ये एक लार्ज टाइनी पोर होता है जो कि लीफ के सरफेस के ऊपर पाया जाता है। ये सभी ग्रीन स्टेम में भी पाए जाते हैं और ये गैसियस एक्सचेंज को अलाउ करते हैं। स्टोमाटा के बाहर एक पेयर होता है गार्ड सेल का जो कि कवरिंग का काम करता है स्टोमाटा का। जब गार्ड सेल ओपन होता है तब स्टोमाटा ओपन होता है, जब गार्ड सेल होता है बंद तब स्टोमाटा हो जाता है बंद। इट मीन्स गार्ड सेल कंट्रोल द ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ स्टोमाटा पोर। जितनी भी ब्रॉड लीफ होती हैं उनके लोअर साइड में, उनके लोअर सरफेस पे स्टोमाटा पाई जाती हैं, लेकिन जितने नैरो लीफ होती हैं उनके दोनों सरफेस पे, अपर एंड लोअर दोनों साइड में इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होती है स्टोमाटा। अब हम बात कर लेते हैं साइट ऑफ फोटोसिंथेसिस जो कि है क्लोरोप्लास्ट। क्लोरोप्लास्ट में क्या होता है, क्लोरोफिल होता है, और अगर हम चाहें तो इजीली माइक्रोस्कोप से इसे हम देख सकते हैं। अब हम बात करते हैं स्ट्रक्चर की। तो स्ट्रक्चर में हम ध्यान से देखते हैं तो पहला है, देखिए जो क्लोरोप्लास्ट होता है वो जनरली कहाँ होता है, मेसोफिल सेल में होता है जो कि पैलिसेड और स्पॉन्जी मेसोफिल का पार्ट है। अब स्टोमा को देखते हैं यहाँ से, जहाँ पे गार्ड सेल प्रेजेंट है, जहाँ से CO2 इंटर करता है। जाइलम है जो जाइलम की हेल्प से वाटर मूव करता था। तो ये था पूरा प्लांट का न्यूट्रिशन। तो अब हम समझते हैं
न्यूट्रिशन इन एनिमल्स। सभी एनिमल्स को ईटिंग हैबिट के बेसिस पे 3 कैटेगरी में डिवाइड करते हैं, जो कि पहला है हर्बीवोर्स, इसे हम हर्बीवोरस एनिमल भी कहते हैं। दूसरा कार्निवोर्स, जिसे हम कार्निवोरस एनिमल भी कहते हैं। और तीसरा है ओमनीवोर्स, जिसे हम ओमनीवोरस एनिमल भी कहते हैं। हर्बीवोर्स को देख लेते हैं। तो हर्बीवोर्स जितने भी एनिमल होते हैं वो केवल प्लांट को खाते हैं। डैट मीन्स वो केवल प्लांट ईटर होते हैं। एग्जाम्पल में काऊ, ऑक्स, गोट, मंकी, ग्रास होपर। कार्निवोर्स एनिमल जो होते हैं वो केवल एनिमल के मीट और फ्लेश को खाते हैं। एग्जाम्पल हो गए लायन, टाइगर, वल्चर, वुल्फ एक्सेट्रा। ओमनीवोरस एनिमल प्लांट और एनिमल दोनों को खाते हैं। एग्जाम्पल में मैन, डॉग, बियर, एंट एक्सेट्रा। अब हम देखते हैं कि एनिमल के न्यूट्रिशन में कौन कौन से स्टेप शामिल होती हैं। एनिमल जब न्यूट्रिशन करता है तो उसकी बेसिक स्टेप्स क्या हैं। तो अब हम पढ़ेंगे स्टेप्स इन द प्रोसेस ऑफ न्यूट्रिशन इन एनिमल्स। एनिमल न्यूट्रिशन की 5 स्टेप्स होती है। पहला इंजेशन, दूसरा डाइजेशन, थर्ड एब्जॉर्प्शन, फोर्थ एसिमिलेशन और पांचवा इजेशन। इंजेशन और इजेशन में बहुत ही कन्फ्यूजन होता है, तो हमें याद रखना है कि इंजेशन मीन्स होता है इन, अंदर इन करना। डैट मीन्स जब फूड को इनटेक करते हैं उसे कहते हैं इंजेशन, और जब फूड रिमूव होता है बॉडी से उसे कहते हैं इजेशन। ठीक है, तो अब समझते हैं कि इंजेशन में क्या होता है। तो इंजेशन जो प्रोसेस है ये एनिमल टू एनिमल वैरी करते रहता है। मतलब जितने भी एनिमल हैं सब में फूड को इनटेक करने की जो कैपेसिटी होती है, उनकी जो प्रोसेस होती है वो वैरी करते रहती है। दूसरा है डाइजेशन। डाइजेशन का मतलब है ब्रेक डाउन प्रोसेस ऑफ लार्ज इनसॉल्युबल फूड इनटू ए स्मॉल वाटर सॉल्युबल मॉलिक्यूल। डैट इज़ कोई भी एनिमल जब फूड को इनटेक करता है तो वो एक इनसॉल्युबल फॉर्म में होता है और लार्ज फॉर्म में होता है, तो उसे तोड़कर ब्रेक डाउन करके छोटे छोटे स्मॉलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट करके ताकि वो वाटर में सोल्यूबल हो जाए या वाटर में घुल जाए। इस पूरी प्रोसेस को कहते हैं हम डाइजेशन। डाइजेशन में 2 तरह के मेथड आते हैं, केमिकल मेथड और फिजिकल मेथड। फिजिकल मेथड में च्यूइंग और ग्राइंडिंग को ले सकते हैं, और दूसरा केमिकल मेथड में हम लोग डाइजेस्टिव एंजाइम और डाइजेस्टिव जूस का जो एक्शन होता है किसी भी फूड के ऊपर उसे पढ़ते हैं। अगला है एब्जॉर्प्शन। एब्जॉर्प्शन इज द प्रोसेस ऑफ पासिंग डाइजेस्टेड फूड थ्रू द इंटेस्टाइनल वॉल इनटू द ब्लड स्ट्रीम। कोई भी डाइजेस्टेड फूड है वो इंटेस्टाइनल वॉल के थ्रू ब्लड स्ट्रीम तक जब पहुंच जाता है, जहां पे इन सबको एब्जॉर्ब कर ली जाती है, तो उसे कहते हैं एब्जॉर्प्शन। चौथा है एसिमिलेशन। एसिमिलेशन इज द प्रोसेस ऑफ टेकन इन द एब्जॉर्ब्ड फूड बाय बॉडी वॉल फॉर एनर्जी, ग्रोथ एंड रिपेयरिंग इज कॉल्ड एसिमिलेशन। एसिमिलेशन में क्या होता है कि जितने भी फूड हैं जो कि अब डाइजेस्ट हो चुके हैं, तो उनसे बॉडी के सेल एनर्जी को गेन करता है, खुद की ग्रोथ करता है और रिपेयरिंग का काम करता है। तो इस पूरे प्रोसेस को हम कहते हैं एसिमिलेशन। लास्ट प्रोसेस होता है इजेशन, जिसमें मैंने पहले ही बताया रिमूवल ऑफ अनडाइजेस्टेड फूड फ्रॉम द बॉडी इज कॉल्ड इजेशन। मतलब जो भी अनडाइजेस्टेड फॉर्म है फूड के उसे बॉडी से बाहर निकालने की जो पूरी प्रोसेस होती है उसे हम कहते हैं इजेशन। अब हम समझते हैं न्यूट्रिशन इन अमीबा। अमीबा एक सेल का एनिमल है और जनरली वाटर में पाया जाता है। तो वाटर में पाए जाने वाले छोटे छोटे टाइनी प्लांट और एनिमल को ये खाता है। अमीबा का न्यूट्रिशन होलोजोइक होता है, मतलब अमीबा अपने फूड को सॉलिड फॉर्म में गेन करता है। अमीबा के सेल फीडिंग को हम फैगोसाइटोसिस कहते हैं। अमीबा के अंदर भी 5 स्टेप्स होती है न्यूट्रिशन में, इंजेशन, डाइजेशन, एब्जॉर्प्शन, एसिमिलेशन और इजेशन। पहला देखते हैं इंजेशन कैसे होता है। तो अमीबा एक सेल का एनिमल है, तो इसकी एक सेल में ही सारी प्रक्रिया हो जाती है। तो अमीबा अपने स्यूडोपोडिया की हेल्प से फूड को गैदर करता है और अपने सेल के अंदर ले लेता है। तो स्यूडोपोडिया जब फूड को चारों तरफ से घेरता है तो उस टाइम फूड के चारों तरफ एक वैक्यूल बनता है जिसे हम फूड वैक्यूल कहते हैं। ये फूड वैक्यूल अमीबा का टेम्पोररी एस्टोमक होता है, जो कि एब्जॉर्प्शन के बाद फट के ख़त्म हो जाता है। इंजेशन
इसको हमने देख लिया इंजेक्शन कैसे होता है, बाय स्यूडोपोडिया फूड वैक्यूल बनता है जिसे हम टेम्पोररी स्टमक भी कहते हैं। दूसरा है डाइजेशन। डाइजेशन प्रोसेस कहाँ होता है, वैक्यूल के अंदर होता है, जिसमें जो साइटोप्लाज्म है, साइटोप्लाज्म के अंदर जितने भी एंजाइम्स होते हैं ये सभी अंदर एंट्री करते हैं और फूड को सिंपलेस्ट फॉर्म में तोड़ते हैं। अगला है इनका एब्जॉर्प्शन। तो एब्जॉर्प्शन के लिए डायरेक्टली ये साइटोप्लाज्म में ही एब्जॉर्ब हो जाते हैं बाय द डिफ्यूजन प्रोसेस। फूड वैक्यूल डिसअपियर, एब्जॉर्प्शन के बाद में फूड वैक्यूल ख़त्म हो जाते हैं। और अगला प्रोसेस है एसिमुलेशन। एसिमुलेशन के केस में जितने भी फूड एब्जॉर्ब हो जाते हैं उनसे एनर्जी ली जाती है और सेल ग्रो करता है एनर्जी लेकर, और लास्ट में सेल डिवाइड करके 2 सेल बना लेता है। और लास्ट का प्रोसेस है इजेशन, जिसमें कि जितने भी अनडाइजेस्टेड फूड हैं वो बॉडी से बाहर निकलते हैं। तो इसके लिए सेल सिंपली अपने आप को रप्चर कर लेता है और जितने भी वेस्ट मटेरियल है वो बॉडी से बाहर निकल जाता है। तो ये थी पूरी अमीबा की होल न्यूट्रिशन प्रोसेस। इसी के जैसा एक और एनिमल है पैरामीशियम, इसमें भी सब कुछ सिमिलर होता है, बट यहाँ पे केवल एक सीलिया एडिशनल हो जाता है। वहाँ पे था स्यूडोपोडिया और यहाँ होता है सीलिया, बाकी सब कुछ सेम है। पोडिया से अमीबा गैदर करता है फूड को और पैरामीशियम सीलिया से गैदर करता है फूड को। तो यहाँ पे देख सकते हो आप कि सीलिया कैच करता है फूड, फिर सीलिया स्प्रेड होकर बॉडी के चारों तरफ फैला होता है। मान लीजिए पैरामीशियम है तो इसके चारों तरफ में सीलिया फैला रहता है। जब माउथ के साइड में फूड आता है तो यहाँ सीलिया हट जाता है और फास्टली फूड को अपने अंदर पैरामीशियम टेक कर लेता है। तो बाकी जितनी भी प्रोसेस होती है सेम लाइक द अमीबा ही होता है। अब बात करते हैं चैप्टर की सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक जो कि है ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम के बारे में। ह्यूमन बॉडी के लिए डाइजेशन का काम एक स्पेशल सिस्टम करता है जो कि एलिमेंट्री कैनाल और उसके कुछ ग्लैंड के मिलने से बना हुआ है। एलिमेंट्री कैनाल की जो लंबाई होती है वो होती है 9 मीटर और ये एक ट्यूब लाइक बनावट होती है। अब हम देखते हैं कि कौन कौन से ऑर्गन हैं जो कि पार्टिसिपेट करते हैं डाइजेशन के अंदर। पहला है माउथ, दूसरा ओसोफेगस, स्टमक, स्मॉल इंटेस्टाइन और लास्ट में है लार्ज इंटेस्टाइन। कुछ ग्लैंड्स हैं जैसे कि सैलिवरी ग्लैंड, लिवर, पैनक्रियाज। अब हम बात करते हैं न्यूट्रिशन के स्टेप्स का। पहला है इंजेशन, देन डाइजेशन, देन एब्जॉर्प्शन, देन एसिमुलेशन और लास्ट है एक्सक्रीशन। पहला स्टेप है इंजेशन। फूड इज इंजेस्टेड थ्रू माउथ। ह्यूमन बॉडी में फूड का इंजेशन कैसे होता है, तो थ्रू द माउथ। दूसरा स्टेप है डाइजेशन। डाइजेशन स्टार्ट होता है माउथ से और कंप्लीट हो जाता है जाके स्मॉल इंटेस्टाइन में। माउथ के अंदर फूड का पार्शली डाइजेशन होता है जिसमें मैकेनिकल और केमिकल डाइजेशन का रोल होता है। स्टमक में भी क्या होता है, फूड का पार्शियल डाइजेशन। क्वेश्चन आता है कि फूड का कंप्लीट डाइजेशन कहाँ होता है, आंसर होगा स्मॉल इंटेस्टाइन। अब हम देखें स्टेप वाइज, तो डाइजेशन स्टार्ट फ्रॉम माउथ जहाँ पे डाइजेशन ऑफ स्टार्च स्टार्ट हो जाता है। टीथ हेल्प्स इन कटिंग, टंग हेल्प्स इन मिक्सिंग द फूड विथ सलाइवा। सलाइवरी ग्लैंड से क्या निकलता है, सलाइवरी एमाइलेज, जो कि हेल्प करता है डाइजेशन ऑफ स्टार्च टू द शुगर। स्लाइटली डाइजेस्टेड फूड इन माउथ सैलड बाय द टंग एंड गोज टू द ओसोफेगस। ओसोफेगस से स्टमक तक फूड जब जाता है तो उसमें पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट हेल्प करता है। ये क्या होता है, कॉन्ट्रैक्शन एंड एक्सपेंशन ऑफ वॉल ऑफ फूड पाइप इज कॉल्ड पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट। पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट ओसोफेगस के वॉल, जिसे हम फूड पाइप भी कहते हैं, उसके कॉन्ट्रैक्शन और एक्सपेंशन को कहा जाता है। इस मूवमेंट का अगर बात करें तो ये मूवमेंट पूरे के पूरे फूड पाइप में होता है। जनरली हम ओसोफेगस में देखते हैं तो ओसोफेगस से फूड को पुश किया जाता है स्टमक के अंदर। स्टमक को पढ़ते हैं डिटेल में, तो स्टमक इज अ जे शेप्ड ऑर्गन। स्टमक एक क्या है, जे शेप्ड ऑर्गन है, प्रेजेंट ऑन द लेफ्ट साइड ऑफ एब्डोमेन, जो कि एब्डोमेन के लेफ्ट साइड में प्रेजेंट होता है। यहाँ पे फूड इसके वॉल में 3 ग्लैंड प्रेजेंट होते हैं जिनसे गैस्ट्रिक जूस निकलता है। गैस्ट्रिक जूस में 3 तरह के बेसिक सब्सटेंस पाए जाते हैं, जिसमें पहला है HCl जो कि हाइड्रोक्लोरिक एसिड का फॉर्म है, दूसरा है पेप्सिन, पेप्सिन एक एंजाइम है, और थर्ड है म्यूकस। गैस्ट्रिक जूस इज एसिडिक इन नेचर। एसिडिक क्यों होता है, क्योंकि गैस्ट्रिक जूस में HCl हाई अमाउंट में पाया जाता है। पेप्सिन बिगिंस द डाइजेशन ऑफ प्रोटीन ऑफ फूड टू ए स्मॉलर मॉलिक्यूल।
पेप्सिन स्टार्ट करता है प्रोटीन का डाइजेशन कहाँ पे? स्टमक में। तो क्वेश्चन अगर पूछा जाता है कि प्रोटीन का डाइजेशन कहाँ स्टार्ट होता है, तो आंसर होगा स्टमक। और कंप्लीट कहाँ होता है? स्मॉल इंटेस्टाइन। अब हम बात करते हैं स्मॉल इंटेस्टाइन के बारे में। तो स्मॉल इंटेस्टाइन को हम बोलते हैं साइट ऑफ कंप्लीट डाइजेशन ऑफ फूड लाइक प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट एंड फैट। इसमें 3 पार्ट होते हैं, ड्यूडेनम, जेजुनम और इलियम। अब हम बात करते हैं स्मॉल इंटेस्टाइन के सेक्रीशन का, जो कि लीवर, पैनक्रियाज और इंटेस्टाइनल वॉल के तीनों के सेक्रीशन का एक ग्रुप होता है, जिसमें लीवर से बाइल निकलता है, पैनक्रियाज से पैनक्रियाटिक जूस और इंटेस्टाइनल वॉल से इंटेस्टाइनल जूस। बाइल एक ग्रीनिश येलो लिक्विड होता है जो कि निकलता है लीवर से, लेकिन स्टोर कहाँ होता है? गॉल ब्लैडर के अंदर। ये एक अल्कलाइन नेचर का होता है, जो कि स्टमक के जो फूड होते हैं, जो कि एसिडिक मीडियम वाले होते हैं, उनको कन्वर्ट कर देता है अल्कलाइन मीडियम में। बाइल सॉल्ट ब्रेक करता है फैट को छोटे छोटे ग्लोबुल के रूप में, ताकि इजीली एब्जॉर्ब हो सके। अगला है पैनक्रियाटिक जूस, जो कि डिफरेंट टाइप ऑफ एंजाइम का ग्रुप होता है, जिसमें अमाइलेज होता है जो कि स्टार्च को ब्रेक करता है। दूसरा ट्रिप्सिन होता है जो कि प्रोटीन को डाइजेस्ट करता है, और लाइपेज फैट को डाइजेस्ट करता है इंटेस्टाइनल जूस, जो कि डिफरेंट टाइप ऑफ एंजाइम का एक ग्रुप है, जिसमें कि कंप्लीट डाइजेशन होता है। लाइक कार्बोहाइड्रेट का सबसे स्मॉलेस्ट फॉर्म ग्लूकोज बन जाता है, प्रोटीन का अमीनो एसिड बन जाता है, और फैट का फैटी एसिड बन जाता है। हम देख लेते हैं कि कौन कौन सा ऑर्गन कहाँ लोकेट है। जैसे कि यहाँ देख सकते हो आप इजीली, लीवर यहाँ है, लीवर के जस्ट ऊपर गॉल ब्लैडर हो गया, इधर पैनक्रियाज है। अब हम बात करते हैं थर्ड स्टेप की, जो कि है एब्जॉर्प्शन। तो एब्जॉर्प्शन इज द प्रोसेस बाय विच डाइजेस्टेड फूड पास थ्रू द वॉल ऑफ इंटेस्टाइन इनटू द ब्लड। इंटेस्टाइनल वॉल से ब्लड स्ट्रीम तक पहुँचाने की जो पूरी प्रोसेस होती है, उसे कहते हैं एब्जॉर्प्शन। The small intestine is the principal organ for the absorption of digested food. Villi is present in the inner surface of small intestine, which increase the surface area. Small intestine के inner surface पे villi पाए जाते हैं, जो कि उनके surface area को increase कर देता है। अगला step है assimilation. The process by which absorbed food substance finally reach the tissue is called assimilation. Assimilated food is used for the obtaining of energy, growth and repair of body. This energy is released by the oxidation. If digested food is not used immediately, then it is stored in the form of glycogen in the liver. Clear है? Last step, egestion. Egestion is the act of expelling of undigested food. इसे हम क्या बोलते हैं? Undigested food, जो कि एब्जॉर्ब ना हो कहाँ पे? स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर में। तो ये पास हो जाते हैं कहाँ? इंटेस्टाइन के सबसे अंतिम पार्ट, डेट इज कॉल्ड लार्ज इंटेस्टाइन में, जहाँ पे रेक्टम इज पार्ट ऑफ लार्ज इंटेस्टाइन डेट स्टोर द अनडाइजेस्टेड फूड। इंटेस्टाइन के 3 पार्ट होते हैं, सिक्कम, कोलोन और रेक्टम। रेक्टम के अंदर जितने भी अनडाइजेस्टेड फूड होते हैं वो स्टोर होते हैं। तो ये था पूरा डाइजेशन ह्यूमन बॉडी का। हमने आज लाइफ प्रोसेस का पहला चैप्टर का न्यूट्रिशन कवर किया। आगे के वीडियो में हम पढ़ेंगे लाइफ प्रोसेस का दूसरा चैप्टर, जो कि है रिस्पायरेशन। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बी सेफ। जय हिंद।